वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस हम लोगों का जो है उसमें हम लोग एक लेक्चर सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर उसका सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि होम्योस्टेसिस का जो एक प्रोसेस है वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। वो मैकेनिज़्म किस तरह से वर्क कर रहा था कि आपके इन्वायरमेंट में किसी भी चेंज को आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स वो डिटेक्ट करते थे एंड देन उस इन्फॉर्मेशन को आपके कंट्रोल सेंटर को डिलीवर किया जाता था कि इन्वायरमेंट में ये चेंज आ रहा है, और कंट्रोल सेंटर आपकी बॉडी को होम्योस्टेटिक पॉइंट जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है, कांस्टेंट पॉइंट होता है बॉडी का, उस पर रखने के लिए आपका जो कंट्रोल सेंटर था वो अफेक्टर को एक मैसेज कन्वे करता था कि यू हैव टू बिहेव इन दिस वे। और अफेक्टर में आपके मसल्स आ जाते थे, आपके ग्लैंड आ जाते थे, उनको एक मैसेज कन्वे किया जाता था कि तुम्हें इस तरह से करना है, परफॉर्म करना है। वो परफॉर्म में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी होती थी, रिलैक्सेशन भी होती थी, ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती थी, ताकि बॉडी को वापस उसके होम्योस्टेटिक पॉइंट तक लाया जा सके। जैसा कि हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो फ़ौरन आपके कंट्रोल सेंटर को जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं, और कंट्रोल सेंटर जैसे ही देखता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 से राइज हो रहा है, जो कि रहना 37 चाहिए, विच इज़ दी होम्योस्टेटिक पॉइंट, विच इज़ द कांस्टेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी, तो उसी टाइम आपका कंट्रोल सेंटर अफेक्टर को मैसेज डिलीवर करता है कि तुम वेज़ो डायलेट कर दो, जितने भी मसल्स, जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर दिया जाए, ब्लड फ्लो को वेसल्स की तरफ बढ़ा दिया जाए ताकि मैक्सिमम हीट को बॉडी से रिलीज़ किया जा सके। इसी तरह से आपके स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ज़्यादा फिर जैसे आपको पता है कि उसका पानी जैसे एवेपोरेट होगा, तो एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कूलिंग पैदा होती है। तो जैसे ही कूलिंग पैदा होगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कि राइज़ कर चुका था वो इस पूरे होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म की वजह से वापस 37 पे आ जाएगा। अब जैसे ही वो 37 पे आ जाता है दैट इज़ द आउटपुट ऑफ योर बॉडी कि आपका टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे आ गया है। अब इस नॉर्मल पे आने के बाद आपका यहाँ से फीडबैक मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है। जो आपकी आउटपुट आई है, आउटपुट में आपने उस चीज़ को गेन कर लिया, उस होम्योस्टेटिक पॉइंट को गेन कर लिया, यहाँ से काम शुरू होता है फीडबैक मैकेनिज़्म का। फीडबैक मैकेनिज़्म एक रेगुलेटरी प्रोसेस है। जो आपकी आउटपुट आई है ये इसकी बेस पे आपके स्टिमुलस को स्टॉप कर देता है कि अब बॉडी ने अपना होम्योस्टेटिक पॉइंट अचीव कर लिया है, नाउ यू हैव टू स्टॉप। अब यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर से फर्दर मैसेजेस किसी कंट्रोल सेंटर को नहीं जा रहे, और फिर कंट्रोल सेंटर ना ही मैसेज नेक्स्ट अफेक्टर को डिलीवर कर रहा है, तो बॉडी जो है वो वापस 37 पे आ गई है। और फीडबैक मैकेनिज़्म एक ऐसा रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसमें आउटपुट जो आपकी पूरे प्रोसेस में जो आउटपुट गेन करते हैं, ये आउटपुट ही आपके स्टिमुलस को कंट्रोल करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप लोगों का जो फीडबैक है, जो आपकी आउटपुट है, वही आपके स्टिमुलस को जो है वो कंट्रोल करती है। इसको आप प्रेजेंटेशन में भी, ड्यूरिंग रिटन आप प्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं कि फीडबैक जो है वो क्या कर रहा है, वो स्टिमुलस को कंट्रोल कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है। जब स्टिमुलस स्टॉप हो जाएगा तो फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी अचीव 37 डिग्री सेल्सियस जो कि आपकी बॉडी का एक होम्योस्टेटिक पॉइंट है, हमने उसको अचीव कर लिया है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो एक रेगुलेटरी प्रोसेस है जो उसको स्टॉप करवा देता है। उसके बाद हम लोगों के पास ये जो फीडबैक मैकेनिज़्म है इसकी भी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है हम लोग इसको देख लेते हैं। आई होप फीडबैक मैकेनिज़्म आपका क्लियर हो गया होगा कि एक रेगुलेटरी प्रोसेस है, जो होम्योस्टेटिक का मैकेनिज़्म हो रहा था उसको रेगुलेट किया जाता है। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप लोगों का जो स्टिमुलस था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका स्टिमुलस जो है वो टेम्परेचर राइज़ हुआ और फिर टेम्परेचर राइज से कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज गया, कंट्रोल सेंटर ने स्वेटिंग प्रोड्यूस करा दी अफेक्टर से, और आपकी बॉडी में कूलिंग का प्रोसेस हो गया। तो अब कूलिंग का प्रोसेस हो गया, ये जो आप लोगों का प्रोसेस था वो इस डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन में था। इसके बाद जो आप लोगों का जो दूसरा रिस्पॉन्स होगा उसमें क्या किया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है।
और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज द मैकेनिज्म इन विच द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन इसमें एग्जांपल्स आपके पास बॉडी टेम्परेचर की है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की है, हार्मोन सिक्रीशंस की है। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी, उसमें हमने बॉडी टेम्परेचर की एग्जांपल डिस्कस की थी कि जैसे टेम्परेचर राइज होता है और सारा स्वेटिंग का प्रोसेस इंड्यूस हो जाता है, तो जो स्वेटिंग का प्रोसेस जो है वो कूलिंग इंड्यूस करने के बाद फ़ौरन से स्टिमुलस को स्विच ऑफ कर देता है। तो यहाँ पर अगर एक जो आपके पास प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो दूसरा जो है वो उसको रोकने के लिए उसके एंटी जाएगा, और इस तरह से आपकी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो आप लोगों का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास बॉडी टेम्परेचर की मिसाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल की एग्जांपल भी इसमें आ जाती है। जैसे ही आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपकी बॉडी उस ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने पर क्या करती है, वो इंसुलिन सिक्रीट करवाती है, और इंसुलिन इसके एंटी एक्ट करती है, और एंटी एक्ट करके क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करा देती है, कम करा देती है। तो अब यहाँ पे भी इस एग्जांपल में भी आपने देखा कि दोनों जो सिस्टम में दोनों आपके मैकेनिज्म हैं, प्रोसेसेस हैं, वो ऑपोजिट चल रहे हैं। इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ इंक्रीजिंग तो इंसुलिन रिलीज होता है और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। तो ये एक दूसरे के काउंटर एक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीशंस जितनी भी होती हैं वो भी सब फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्हेंस होते हैं तो थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही बॉडी का थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन सिक्रीशन की मिसाल देखें तो थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है जब मेटाबॉलिज्म करनी होती है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी हार्मोन्स जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं आपकी बॉडी में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उन सब के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही एक्ट करता है। तो इस तरह से आपने इनकी डिटेल भी देख ली कि किस तरह से इसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट कर रहा है। और नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल जो आप लोगों की बुक पे डिस्कस की गई है उसमें उस एग्जांपल में डिस्कस किया है कि सबसे पहले जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो थर्मोस्टेट आपका जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं चेंज को, और वो हाइपोथैलेमस आपके कंट्रोल सेंटर को मैसेज देते हैं, और फिर कंट्रोल सेंटर जो है वो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो डाउन करा देता है। अब जैसे ही यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो फौरी तौर पे यहाँ पे इसको आपका जो बॉडी का थर्मोस्टेट है आपका, यहाँ पर थर्मोरिसेप्टर या हाइपोथैलेमस है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको स्विच ऑफ करा देता है, उस फर्दर स्वेटिंग को प्रोड्यूस नहीं कराएगा ताकि बॉडी जो है उसको हम 37 पे मेंटेन करके रखें। उसके बाद आप लोगों का आई होप आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट यू कैन से कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर आपका स्टिमुलस इस डायरेक्शन में है तो आपकी जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो उसको जो है वो उसको बैलेंस आउट करने के लिए इसमें काउंटर एक्ट होता है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इस तरह से ही परफॉर्म होते हैं आपकी बॉडी के। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि अगर एक आपका जो स्टिमुलस है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका जो दूसरा रिस्पॉन्स है वो भी क्या करेगा, वो भी इस डायरेक्शन में जाएगा और आपके स्टिमुलस को रीइंफोर्स करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कैसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन विच द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। ये इन्हेंस करता है ओरिजिनल स्टिमुलस को, और ये लेस कॉमन है। क्यों लेस कॉमन है? क्योंकि आपकी बॉडी का जितना भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, हार्मोन्स की सिक्रीशंस हो रही हैं। अगर हार्मोन जो है वो जैसे इंसुलिन सिर्फ उस वक्त आती है जब आपकी ब्लड का ग्लूकोज लेवल राइज हुआ, वो उसको आके डिक्रीज़ कर देती है। तो अगर ब्लड इंसुलिन मुसलसल आप देखें, इंसुलिन तब आई जब उसको ग्लूकोज को डिज़ोल्व करने की ज़रूरत थी। अगर उसके आने के बाद वो फर्दर रीइंफोर्स हो के वहाँ पे आपकी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली इंसुलिन आती रहे जबकि उसकी ज़रूरत भी ना हो, और वो रीइंफोर्स हो के आपकी बॉडी में आती रहे, तो
तो एक पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी, एक बीमारी की कंडीशन हो जाएगी कि इंसुलिन का लेवल जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाएगा। उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तो मुसलसल ग्लूकोज को जो है वो कन्वर्ट करती जा रही है। तो इस तरह से जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये आपकी बॉडी के नॉर्मल हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि आपके स्टिमुलस को रीइंफोर्स करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसका आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में काम नहीं होता। उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिर ये कहाँ पे काम करता है? ये काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में, लेबर जो आपकी लेबर पेन्स इंड्यूस होती हैं उसमें, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प आउट करता है। इसी तरह से ड्यूरिंग मदर फीडिंग जो होती है उसमें भी यही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। वहाँ पे हार्मोन्स की सिक्रीशंस को रीइंफोर्स करना पड़ता है, और ये एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ हैं आपकी बॉडी की। जैसे ब्लड क्लॉटिंग में, अगर आप लोगों की ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जैसे ही आपके ब्लड का जो है वो ब्लड बॉडी से निकलना स्टार्ट होता है, तो वहीं पे फिब्रिनोजिन एक्टिव कर दी जाती है, और वहाँ पे फिब्रिन में उसको कन्वर्ट करके फ़ौरन से ब्लड क्लॉटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फिब्रिन उस तरफ कन्वर्ट हो रही होती है, फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रही होती है उस पॉइंट पे, तो रीइंफोर्समेंट का मैकेनिज्म होता है और ब्लड क्लॉटिंग होती है। और दूसरी तरफ जैसे ही ये जो लेबर जो ये चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल है, इसमें क्या होता है कि आप मदर की बॉडी जो है वो यूट्रस, उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो मदर की जो यूट्रस है उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और देन रिलैक्स करता है, एक्सपैंड करता है, ताकि बेबी जो है वो मूव आउट कर सके। उसके लिए जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, तो अब देखें ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ हुआ इस डायरेक्शन में, उसके बाद एक नर्व इम्पल्स जो है वो फौरी तौर पे कंट्रोल सेंटर को जाती है, मदर के ब्रेन को जाती है, और वहाँ से फर्दर ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है और इंक्रीज़ किया जाता है। तो इसको रीइंफोर्स करके जो है वो इसी तरह से आपकी ये जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो लेबर इंड्यूस कराई जाती है वो इसी तरह से इंड्यूस होती है। अब यहाँ पे इसकी मिसाल उन्होंने इसी तरह से दी हुई है कि आपकी जिस तरह से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन ने रिलीज़ होकर हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया है, और हाइपोथैलेमस ने नेक्स्ट पिट्यूटरी से उसकी सिक्रीशन होनी होती है, तो वो क्या करा रही है, यूट्राइन जो यूट्रस है उसकी कंट्रैक्शन हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, और जैसे ही वो कंट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग का प्रोसेस हो रहा है तो फर्दर ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करवाया जा रहा है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इसका क्या मतलब है, ये दोनों एक ही इसको ही रीइंफोर्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मोर ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, मोर सिग्नल टू द ब्रेन एंड मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो यहाँ पर ये जो हैं ये रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास जो है वो काउंटर एक्ट का काम करता है। दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बाज़ दफ़ा आपकी बॉडी में अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी में ज़रूरी भी नहीं होता। उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, सम टाइम अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैन रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बाज़ दफ़ा बीमारी की तरफ लेके जाता है। मिसाल के तौर पर स्वेयर इन्फ्लेमेशन हो गई या इन्फेक्शन हो गई है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, वो एक प्रोटीन बनाते हैं साइटोकाइंस। अब वो साइटोकाइंस जो है ये प्रोटीन फर्दर स्टिमुलेट करती है इम्यून रिस्पॉन्स को। इफ़ दिस पॉजिटिव फीडबैक इज़ नॉट प्रॉपर्ली रेगुलेटेड इट कैन लीड टू एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। अब यहाँ पे इस मिसाल में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, इस डायरेक्शन में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही थी, तो साइटोकाइंस रिलीज़ हुए, वो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में और साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं, और फिर फर्दर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है। साइटोकाइंस जो है उसकी सिक्रीशंस को यहाँ पे एम्पलीफाई किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है साइटोकाइन की रिलीज से, और एट द रिज़ल्ट आपका जो भी सेल है वो इसकी वजह से डैमेज भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव को भी डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव फीडबैक को भी, और आपकी बॉडी में जो अनरेगुलेटेड फॉर्म में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।